हेलो स्टूडेंट्स। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बायोलॉजी का क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो निर्गत किया गया, तो उसमें इसके पहले के क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो सेक्शन ए है क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए में 25 MCQ क्वेश्चंस हैं, जिसका रिवीजन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया। आप आशा करते हैं कि आप उसको देखे होंगे, उसको ध्यान से पढ़े होंगे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ते हुए सेक्शन बी, जिसमें फिर आपको 9 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई साथ ही करना है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। और सेक्शन सी, जिसमें कि टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको कोई 6 ही करना है, जिसका वेटेज 3 नंबर है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से आंसर समझाया जाएगा इजी लैंग्वेज में, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें और बोर्ड एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर को लिखें। और हर एक बच्चा चाहता है कि वो अच्छे नंबरों से पास करे। तो बेटा यही समय है जब आपको पूरा एफर्ट लगा देना है अपने एग्जामिनेशन की ओर, हर सब्जेक्ट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कार्य की ओर। हम लोग अभी ग्रुप बी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप बी जो है वो आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई 7 ही करना है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, 25 तो MCQ हो गया, 1 से 25 आपने MCQ कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल इट सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। आप जब इसको देख रहे होंगे, यहाँ पर माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर, मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर। आप जब मेरा पहला चैप्टर जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग इस सब के बारे में डिटेल चर्चा किए हैं। यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इसके सेलुलर कंपोनेंट्स को भी आप लेबल करना है। आप इसका आंसर देखिए, यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है। ये मैंने यहाँ पर बना दिया है पॉलन ग्रेन का डायग्राम। और पॉलन ग्रेन का डायग्राम जब बनाते हैं तो इसमें आपको बताया गया था, जो छोटा वाला है ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। जो छोटा वाला है वो जनरेटिव सेल कहलाता है, बड़ा सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल कहलाता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होते हैं। जो बाहर का लेयर है उसको एक्साइन कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा, एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ना, स्पोरोपोलेनिन, ये बताया गया है। और भीतर वाला जो लेयर है, अंदर वाला लेयर, उसको इंटाइन कहते हैं। ये तुमको सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन का। ये बस MCQ के लिए बताया गया। यहाँ पर बोला गया कि आप एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाइए, उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को डायग्राम बनाइए। ये यहाँ पर तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। फिगर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, बस इतना ही करना है। तो ये डायग्राम देख लो। पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो है उसमें तुमको माइक्रोस्पोर का डायग्राम बोला गया है। माइक्रोस्पोर के डायग्राम में छोटी कोशिका जो है वो जनरेटिव सेल, बड़ा पार्ट जो है वो वेजिटेटिव सेल, बाहर का लेयर एक्साइन, भीतर का लेयर एंटाइन, और साथ ही साथ इसमें ये साइटोप्लाज्म बना दे गया। तो ये तुम्हारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना, बस इतना एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। बस तुमको डायग्राम पे कमांड करना है, डायग्राम बनाना है, इजीली 1 नंबर ले लिया एग्जामिनर से। चलो क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट देम इन करेंट सिक्वेंशियल ऑर्डर, है ना। ये बोला जाता है कि ये सारे स्टेजेस हैं, ठीक। ये इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पार्ट्यूरेशन, जेस्टेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। हम लोग जरा इसका हिंदी टर्म देख लेते हैं। ये अभी सजाया हुआ नहीं है, ये बस सारे टर्म्स दिए हुए हैं। तुमको बोला गया है कि ये सारे स्टेजेस को लिखा गया है कि मानव प्रजनन के चरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही अनुक्रम में लिखें। क्या क्या चरण है? अंतःस्रवण, युग्मक जनन, निषेचन, प्रसव, गर्भकाल और आरोपण। ये सारा कुछ जो है वो तुम्हारा स्टेजेस है। मानव प्रजनन के अलग अलग चरण हैं।
अभी लिखा हुआ है, इसको तुमको स्टेजेस में क्रम में सजाना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सारा जब तुम स्टेजेस देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। गैमेट मतलब मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है। ये यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है, मानव जनन के बारे में मानव प्रजनन के बारे में बात की जा रही है। तो मेल गैमेट क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया स्पर्म, और फीमेल गैमेट तुमको याद आ रहा होगा, ये चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है। मेल गैमेट हो जाएगा ओवम यानी कि अंडाणु, है ना। ये शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। तो अगर ये सारा चरण देखोगे तो सबसे पहले जो है ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, ये बन गया। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद दूसरा पीरियड, दूसरा जो स्टेप होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ये इंसेमिनेशन, मतलब कि अंतरस्रवण, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा युग्मक जनन हो गया 1, अंतःस्रवण हो गया 2। जब अंतःस्रवण मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक के शरीर में प्रवेश, मादा के शरीर में, सॉरी देखना यहाँ पर हम सेंटेंस क्या यूज़ कर रहे हैं। इंसेमिनेशन मतलब नर युग्मक का फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश ताकि वह मादा युग्मक से निषेचन कर सके, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन की प्रक्रिया हो गई, नर युग्मक चला गया फीमेल बॉडी के अंदर। अब आती है बारी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में निषेचन हो, ये तुम्हारा तीसरा स्टेप हो जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। 3 हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है तुमको बताया गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। वो जाइगोट क्या करता है, वो जाइगोट चला आता है तुमको इम्ब्रियो, जाइगोट बन जाता है इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो चला आता है इम्प्लांटेशन। यहाँ पर ये 4th चैप्टर हो जाएगा, आरोपण, ठीक है, आरोपण। अभी इसको समझाया जाएगा। आरोपण हो गया 4th स्टेप। उसके बाद 5th हो जाएगा तुम्हारा जेस्टेशन, मतलब कि गर्भकाल, ठीक है। गर्भकाल मतलब वह समय जब कोई गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में रह रहा है। जैसे ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन का 9 महीना है, 9 महीना तक कोई गर्भस्थ शिशु जो है वो माँ के गर्भ में रहता है, वो तुम्हारा हो गया जेस्टेशन पीरियड। तो ये हो गया तुम्हारा गर्भकाल। और बाद में माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है। ये जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको पार्ट्यूरेशन कहते हैं, जिसको कि प्रसव के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जब तुम देखोगे, है ना, इसका आंसर जब तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मानव प्रजनन में ये जो क्रम है वो कैसे सजा हुआ है। वो सजा हुआ है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, 4th इम्प्लांटेशन, 5th जेस्टेशन और 6th पार्ट्यूरेशन, ठीक है। गैमेट का बनना, नर युग्मक का फीमेल बॉडी के अंदर जाना ताकि वो फीमेल गैमेट से फ्यूज कर सके। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जो फ्यूज़न हुआ वह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण। जायगोट भ्रूण में बदलेगा और वो भ्रूण यूट्रस में चला आएगा तो उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में माँ के शरीर में वो जो गर्भस्थ शिशु है, जो फीटस है, वो 9 महीने तक रहेगा जिसको कि जेस्टेशन, और फिर फाइनली बच्चे का जन्म जिसको कि पार्ट्यूरेशन। तो ये तुम्हारा सही आंसर हो गया। ये सीक्वेंस देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन अ जीन एंड एन एलील। जीन और एलील में एक अंतर बताएं। ठीक है, चलते हैं आंसर की ओर। बहुत ही आसान लैंग्वेज में तुम्हारा आंसर यहाँ पर तैयार किया गया है। डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। एक चीज इंपॉर्टेंट बेटा, क्लास किसी भी क्लास में तुम रहो, जब तुमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो डिफरेंस हम लोग बोलते हैं कि टेबुलर फॉर्म में आना चाहिए। किसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म? आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और जो दो के बीच में डिफरेंस पूछा है तो जो सबसे पहले लिखा है वो इधर लिख देंगे, दूसरा लिखा है इधर लिख देंगे। जैसे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, तुम यहाँ पर गौर कर रहे होगे, मैंने जीन लिखा है और फिर एलील लिखा है, ठीक है, लिख दिया, हेडिंग डाल दिया। अब चलो बताते होता क्या है। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे सिंपल भाषा में हम लोग बच्चों को क्या समझाते हैं, जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाना। और एलील क्या है? एन एलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक, अब यहाँ पर देखो, बहुत बार बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है, उनको कंफ्यूजन होता है बहुत बार। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और जीन क्या होता है, और एलील क्या होता है, ये तुम्हारा जानना जरूरी है। क्रोमोसोम का हिंदी यहाँ पर हो जाता है गुणसूत्र। ठीक, डीएनए तो वही हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। जीन जीन ही होता है, एलील एलील होता है। होता क्या है कि ये अगर कोशिका है, कोशिका के बीच में ये केंद्रक पाए जाते हैं, है ना, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है, ये सब क्लास 11 का चीज़ है, लेकिन क्लास 12 में चुकी है तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। गुणसूत्र जो है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो पूछता है कि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के। ठीक है, और ये डीएनए क्या हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो और ये जो डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, एक खंड को जीन कहा जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। वेयर आर जीन्स लोकेटेड? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और ये एलील क्या हो गया, तो हमको ये बताना है कि जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और उसके एक फॉर्म को, सिंगल फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील, है ना। हम लोग जानते हैं कि सभी सजीवों में जो लक्षण हैं वो जीन के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जैसे मान लो कि लंबाई एक लक्षण है, ठीक है, लंबाई, तो इसके लिए तुम लिख रहे हो कैपिटल टी, तुम पढ़ चुके हो। तो ये जो जोड़े में है ये जीन हो गया, ये क्या हो गया, जीन हो गया। और उसके एक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। सिंगल फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील, लिखा हुआ है, एन एलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। तो ये सबसे आसान परिभाषा तुम्हारा जीन और एलील का। ठीक है, इसको देख लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन एंड व्हाई डू सम एनिमल्स गो इनटू हाइबरनेशन? कब कुछ जानवर, कब और क्यों शीत निद्रा में चले जाते हैं? शीत निद्रा में इसलिए चले जाते हैं, यहाँ पर इसका आंसर देखो 29 में। हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों के लिए तैयार किया गया है ताकि तुमको आसानी से समझ आए, तुमको याद हो, और तुम एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम उसको लिख सको। एनिमल्स गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब विंटर सीजन आएगा तब एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। हाइबरनेशन अलाउज एनिमल्स टू कंजर्व देयर एनर्जी। एनिमल्स ईट एक्स्ट्रा फूड एंड स्टोर इट एज बॉडी फैट। दे यूज दिस स्टोर्ड फैट एज एनर्जी वाइल हाइबरनेटिंग। तुम गौर करना कि जब कभी अत्यधिक ठंड पड़ेगी तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे कि मेढक, सांप, ये तुमको जल्दी नहीं दिखेंगे ज़मीन पे। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन के समय ये क्या करते हैं, थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ डाउन होने लगता है। तो उस समय ये क्या हो जाते हैं, ये हाइबरनेशन मतलब ज़मीन के नीचे चले गए, चाहे इनएक्टिव हो गए थोड़े समय के लिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो हाइबरनेशन में जाने से पहले ही वो एक्स्ट्रा फूड ले लेते हैं ताकि उनका स्टोर जो एनर्जी है वो फैट के रूप में स्टोर रहे। और जब वो हाइबरनेशन पीरियड में है तो वो अपना वही संग्रहित ऊर्जा है उसका उपयोग वो अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए करते हैं। ठीक, गर्मी में जाएगा तो उसके लिए एस्टिवेशन। ठंड में अगर कोई एनिमल इनएक्टिव हो गया है टेम्पररी तो उसको कहते हैं हाइबरनेशन, और गर्मी के दिनों में अगर ये प्रक्रिया हुई है तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30।
हाउ डज हेमोजोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज्ड इन ब्लड ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन? मलेरिया संक्रमण के दौरान रक्त में हेमोजोइन रिलीज होने पर यह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है? आंसर यहाँ पर देख लो। हेमोजोइन वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो मलेरिया इन्फेक्शन के समय मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। मलेरिया किसके चलते हुआ? मलेरिया प्लाज्मोडियम के चलते हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन मलेरिया इन्फेक्शन हेमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रेकरिंग फीवर एंड चिल। मतलब मलेरिया जब होता है तो लक्षण क्या होते हैं? कपकपाने के साथ बुखार आता है ना, बहुत ठंड लगती है और बुखार आता है। तो बहुत ठंड लग रहा है और बार बार बुखार आ रहा है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए यही हेमोजोइन जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो प्लाज्मोडियम ने प्रोड्यूस किया है बॉडी में, उसके चलते ये सारा लक्षण आता है। तो लक्षण क्या हो जाएगा हेमोजोइन के चलते? हाई रिकरिंग फीवर, बार बार हाई फीवर आना, ठंड के साथ चिल, शिवरिंग, शिवरिंग मतलब होता है कपकपाना, ठीक है, ठंड के साथ बुखार जो आ रहा है वो हेमोजोइन के चलते आ रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। अपशिष्ट जल का बीओडी मापने के लिए किस मात्रा का अनुमान लगाया जाता है? बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या कहीं कहीं पर तुमको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी मिलेगा। BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of oxygen that microorganisms use to break down organic matter in water. जब कोई वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो उस प्रदूषित जल में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो गंदगी है, उसको तोड़ने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए हैं, तो वो एरोबिक अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। तो वो जो ऑक्सीजन का डिमांड जो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ऑक्सीजन की वह डिमांड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया, किस लिए? क्योंकि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है तो ऑक्सीजन लेगा ही, ऑक्सीजन लेगा और उसके बाद वो जो वेस्ट वाटर है उसमें से वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, है ना। तो ये बीओडी जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ठीक, इसको याद कर लो। क्वेश्चन समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पेसीज? पहले समझाया गया है। एंडेमिक मतलब वो स्पेसीज जो किसी खास एरिया में विशिष्ट होते हैं, पर्टिकुलर एरिया के लिए जो बने हुए हैं। जैसे झारखंड का एंडेमिक प्लांट क्या है? साल ट्री है। और एक्सोटिक वो स्पेसीज होते हैं, ये तुम्हारे बुक में एलियन स्पेसीज भी लिखा हुआ है, फॉरेन स्पेसीज, जो वहाँ का नेटिव नहीं है लेकिन उस एरिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आंसर देखो, फिर से देखो, डिफरेंस था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बना दिया। बाएं तरफ लिख दिया एंडेमिक स्पेसीज, दाहिने तरफ लिख दिया एक्सोटिक स्पेसीज। तो स्पेसीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज। हो गया। स्पेसीज विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इकोसिस्टम टू विच दे आर नॉट नेटिव, जो वहाँ पर नहीं नेटिव नहीं थे, वहाँ के नहीं थे, पर्टिकुलरली वहाँ नहीं पाए जाते थे, लेकिन उनको वहाँ से बाहर लाया गया है, बाहर से उनको लाया गया है। तो ये हो गया एंडेमिक स्पेसीज और ये हो गया एक्सोटिक स्पेसीज। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, नेम द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। निम्नलिखित द्वारा दर्शाई गई जैव विविधता के प्रकार का नाम बताएं। 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया, भारत में आम की 1000 किस्में, और वेरिएशंस इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिजर्व पाइन इन रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द हिमालयास। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया में रिजर्पिन की क्षमता और एकाग्रता में भिन्नताएं। इसका आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा इकोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला जो है 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया,
इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। और दूसरा वाला भी जो है वेरिएशंस इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिजर्पाइन इन रॉ वोल्फिया वॉमिटेरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द हिमालयस, इसका भी आंसर हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। इकोलॉजी वाले पोर्शन में तुम पढ़ना, तुमको दिया हुआ है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये दोनों उदाहरण जो है तुम्हारे बुक से लिया गया है और दोनों उदाहरण का आंसर जो है क्या है, दोनों का है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? जैव विविधता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स दैट कंटेन अ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, many endemic species and a significant number of endangered species। इंडेमिक स्पेसीज तो समझा दिया गया। इंडेमिक स्पेसीज कौन हुए? जो स्पेसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है बेटा? वैसा एरिया जहां पर जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं, यही ना बायोडाइवर्सिटी हुआ। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, बायो मतलब सजीव, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के क्या हुआ? वैसा क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारे स्पीसीज डाइवर्सिटी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे दिखते हैं। एंडेमिक स्पीसीज भी दिखेगा, जाहिर सा बात है, जो उस एरिया का पर्टिकुलरली स्पेशल रहेगा, पेड़ पौधा हो या जंतु हो। और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो खत्म होने के कगार पर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स और आर द एरिया दैट कंटेन अ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, मेनी एंडेमिक स्पीसीज एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर जो था वो तुम्हारा खत्म हो गया। 9 रहेगा क्वेश्चंस, कोई 7 करना है और 1 नंबर का इसका वैल्यू रहता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप सी में आप देखिएगा टोटल आपको 8 क्वेश्चंस रहेगा, आपको कोई 6 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, डिफरेंशिएट बिटवीन गेटोनोगेमी एंड जेनोगेमी इन प्लांट्स, विच वन बिटवीन द टू विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड वाई। पौधों में गेटोनोगेमी और जेनोगेमी में अंतर करें, इन दोनों में से कौन सा इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनेगा और क्यों? आंसर देखो, चूंकि डिफरेंस पूछ दिया है तो डिफरेंस बिटवीन गेटोनोगेमी एंड जेनोगेमी, इसको ऐसे समझाते हैं। सबसे पहले हम तुम लोगों को दोनों के बीच में अंतर समझा देते हैं। ठीक है, जब हम लोग पॉलिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, परागन, तो परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। और यहाँ पर परपरागन में 2 केस तुमको समझाया गया था उस चैप्टर में, कि एक गेटोनोगेमी उसको बोलते हैं जिसमें कि एक ही पेड़ पे 2 फूल हैं, ये नर फूल है और ये मादा फूल है, तो यहाँ का परागकण का स्थानांतरण इसके वर्तिकाग्र पर ही होगा। ये तुम्हारा गेटोनोगेमी का उदाहरण है। और जेनोगेमी क्या बोलते हैं कि 2 प्लांट होगा। ठीक है, 2 प्लांट होगा, एक प्लांट पे ये नर पुष्प का नर भाग रहेगा यानी कि पुंकेसर, और एक पुष्प पे पुष्प का मादा भाग रहेगा यानी कि स्त्री केसर। दोनों डायग्राम में पता चल रहा है, इसमें पेड़ एक है और फूल दोनों इसी पे लगे हुए हैं, ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर। इसमें 2 पौधे हैं, एक पौधों में पुंकेसर और एक पौधे में स्त्री केसर। ठीक, ये डायग्राम से तुमको समझ में आ गया। अब अंतर मेरे से पूछ रहा है, अंतर क्या है कि गेटोनोगेमी क्या बोलते हैं, देखना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये जरूरी है बेटा, सेम प्लांट, एक ही पौधे में पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण स्टिग्मा की सतह पर हो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये हो गया गेटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यहाँ पर प्लांट एक ही रहेगा, सेम प्लांट, यहाँ पर प्लांट डिफरेंट, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, इट इन्वॉल्व्स फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट। इसमें एक ही प्लांट के फ्लावर्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है
गिटनोगेमी मेज यानी कि मक्का में पाया जाता है, और जेनोगेमी जो है वो ब्रोकली में उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ध्यान से देखना, पूछता है कि इसमें से इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें दिखेगा, तो गिटनोगेमी कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन। हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि एक क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड कर रहा है। यहाँ पर जैसे अगर तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा कि क्वेश्चन दो पार्ट में था। सबसे पहला तो था डिफ्रेंशिएट बिटवीन गिटनोगेमी एंड जेनोगेमी, ये हम लोगों ने लिखा। सेकेंड पार्ट हम लोगों को अटेंड करना था विच वन बिटवीन द टू विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड वाई। ठीक है, ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ अ ह्यूमन, लेबल द फॉलोइंग सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मानव के वृषण नलिका का खंडीय दृश्य बनाएं और वृषण नलिका में निम्नलिखित कोशिकाओं को लेबल करें। चार चीज तुमको उस डायग्राम में लेबल करना है। ठीक है, सेल्स दैट डिवाइड बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर, कोशिकाएं जो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं। बी, सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस 1, कोशिकाएं जो मियोसिस 1 से गुजरती हैं। सेल्स डैट अंडरगो मियोसिस 2, कोशिकाएं जो मियोसिस 2 से गुजरती हैं। सेल्स डैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, कोशिकाएं जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ लेडिक सेल्स, लेडिक कोशिकाओं की भूमिका का उल्लेख करें। चलो बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। इस आंसर में तुमको डायग्राम पूछा गया है, और वो डायग्राम जो है ये वाला डायग्राम तुम्हारे बुक से लिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू, ये डायग्राम है। इसमें तुमको पूछा गया है, तुमको जो ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम है, यहाँ से चलेगा स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम वे सेल्स हैं जिनसे स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोजोआ को ही बोला जा रहा है। तो स्पर्मेटोगोनियम वे सेल्स हैं जिनमें माइटोसिस होगा, उसके बाद बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, वो बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हो जाएगा, वो बन जाएगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। ये डायग्राम तुमको दिखा दिया गया है। तो जब हम लोग देखो आंसर यहाँ पे, सेल्स दैट डिवाइड बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर, पहला ए जो था तो हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। सेल्स दैट, देखो वहां पर डायग्राम बनाने बोला, डायग्राम तुम लोगों को दिखा दिया गया, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही, साइंस बुक से ही डायग्राम लिया गया है, वो डायग्राम देख लिया। पहला था कि सेल्स दैट डिवाइड बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर, आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस 1, इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस 2, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेल्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर तुमको पूछा गया है लेडिक सेल्स का हार्मोन्स बनाना, उसका रोल लिख देना है। लेडिक सेल्स के क्या काम है, ये क्वेश्चन का बी पार्ट का डिमांड है, तो लेडिक सेल्स का यहाँ पर रोल लिख देना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, a cross was carried out between two pea plants showing the contrasting traits of the height of the plant. The result of the cross showed 50% of parental characters. दो मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस किया गया जिसमें पौधे की ऊंचाई के विपरीत लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। क्रॉस के परिणाम में 50% पैतृक लक्षण दिखे। तो दो क्वेश्चन है, ये तो तुमको डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन का। दो क्वेश्चन है, वर्क आउट द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ अ पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर की सहायता से क्रॉस का निर्धारण करें। एंड नेम द टाइप ऑफ द क्रॉस कैरिड आउट, किए गए क्रॉस के प्रकार का नाम बताएं। जब तुम इसके आंसर पे जाओगे तो जब क्वेश्चन ध्यान से हम लोग पढ़ लिए हैं तो उसमें तुमको ये दिखेगा, देखो
ये रहा, है ना। ये उस क्वेश्चन के बाद सबसे पहले ये बता दे कि जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो डिमांड था कि वो किस तरह का क्रॉस है, तो तुमको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में पढ़ोगे तो ये एक्चुअली टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस है। तो यहाँ पर देखो पेरेंट्स जो हैं, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ये एक्चुअली मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड प्लांट था जिसका फिनोटाइप तो पता है पर जीनोटाइप नहीं पता है, तो ये है, इसको क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। बस ये याद रखना कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्यों है, क्योंकि तुमको एक ही लक्षण दिया गया है, वो क्या दिया है, लंबाई का लक्षण। हाइब्रिड लंबाई मतलब पौधे की लंबाई, कितना लक्षण हुआ, एक लक्षण हुआ, तो उसमें क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या होता है, F1 जनरेशन के जो पौधे हैं उनको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये क्रॉस करके दिखाया गया पेरेंट से, ये हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल क्यों, क्योंकि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है ना। ये हाइब्रिड टॉल, इसको क्रॉस कराया गया है प्योर ड्वार्फ से, मतलब प्योर ड्वार्फ यहाँ पे हो गया, ये गैमेट्स बन गया, ठीक है। और ये प्रोजेनी, हम लोग जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड में हम लोग 4 स्क्वायर बनाते हैं। ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख दिए और ये स्मॉल टी लिख दिए। अब इसको मिला के लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तब तुम देखोगे इसमें कि 50% टॉल, ये कैपिटल टी दिखा तो ये टॉल है, ये टॉल है, और ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है, ये छोटा पौधा है, बौना पौधा है। तो 1 2 3 4 में 50% जो है वो तुम्हारा टॉल है, ठीक है, 50% टॉल है और 50% ड्वार्फ है ना। तो ये कैसा क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस है। तो एक बार हम लोग फिर से चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस किया गया जिसमें पौधे की ऊंचाई, देखो यहाँ पर पौधे की ऊंचाई कितना का लक्षण, एक लक्षण, इसलिए मैंने कहा कि ये मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण है कि ऊंचाई के विपरीत लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। क्रॉस के परिणाम में 50% पैतृक लक्षण दिखे। तो वर्कआउट द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ अ पुनेट स्क्वायर, वर्कआउट दिखा गया। नेम द टाइप ऑफ द क्रॉस कैरिड आउट, कैसा क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस है। यहाँ पर क्रॉस का नाम लिखना है, तो कैसा क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, जिसमें कि जो F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। ये क्रॉस करके हम लोग दिखा चुके हैं, ये यहाँ पर हम लोग पुनेट स्क्वायर के मदद से जो क्रॉस करके दिखाएं, जिसमें कि हम लोग 50% टॉल आया और 50% ड्वार्फ आया, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:1, है ना। टेस्ट क्रॉस का रेशियो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन का कि कैसा क्रॉस है, तो हम लोग आंसर लिख देंगे, ये टेस्ट क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछता है कि डिफाइन मेटास्टेसिस एंड वैक्सीनेशन। बेटा मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है, हम लोग ट्यूमर चैप्टर जब पढ़ रहे थे कैंसर, तो 2 तरह का ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एक ही लोकल एरिया में रहेगा, वहाँ उसका इलाज हुआ, पेशेंट ठीक हो गया, अब वो नहीं फैलेगा। और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की क्षमता रखता है। तो ये जो एक जगह से बॉडी में एक हिस्सा से दूसरे जगह स्प्रेड किया, इसी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। और ये क्या हुआ, वैक्सीनेशन क्या हुआ, टीकाकरण, है ना। सिंपल भाषा में कहा जाए तो कि जब किसी को किसी संक्रामक रोग से बचाने के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है, इसी को टीकाकरण कहते हैं, सिंपल भाषा में। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो मेटास्टेसिस, इट इज द फिनोमिनन इन विच कैंसर सेल स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड्स एंड डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर। वही जो समझाया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कि कैंसरस सेल्स बॉडी में एक हिस्से से दूसरे जगह फैल रहा है, वो मेटास्टेसिस, वह फिनोमिनन। और वैक्सीनेशन क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेन वैक्सीन, जिसको कह रहा है, इनटू द बॉडी टू जनरेट द इम्यून रिस्पांस और एंटीबॉडी।
ठीक है, मतलब कि वैक्सीन देने की प्रक्रिया वो क्या कहला रही है, वैक्सीनेशन कहला रही है। ठीक है, देखो, इफ द सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 39, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित रूप से लिखा गया है, इसको यहीं पर समझ लो, आंसर हालांकि उधर हम बना दिए हैं, पर इसको यहीं पर समझ लो। इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित रूप से लिखा गया है, क्या लिखा है, 5 प्राइम, देखना एटीजीसी 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 3 प्राइम। ठीक, तो राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीमेंट्री स्टैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्वेश्चन में ध्यान देना किस दिशा में आंसर मांग रहा है, 5 से 3 की ओर, तो पूरक स्टैंड का अनुक्रम 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में लिखे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैंने एटीजीसी पढ़ा, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, है ना, 4 नाइट्रोजनस बेस है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन में तुम लोग गिन लेना एग्जामिनेशन हॉल में। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनेगा वो बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। देखो एटीजीसी 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 हो गया। अब हमको कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है तो हम 3 प्राइम से लिखना पड़ेंगे। हमको पता है कि एडेनिन का पेयरिंग थाइमिन के साथ होता है और ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन के साथ होता है। ठीक, सो ए के नीचे हम लिखेंगे टी, टी के नीचे ए, जी के नीचे सी, सी के नीचे जी, फिर अब मेरा यही सीक्वेंस चलता जाएगा क्योंकि ऊपर में सेम है। तो टी ए सी जी, 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 टी ए सी जी 5 प्राइम, यही ना कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा। लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। आंसर इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो पूरक स्ट्रैंड है उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हमको आंसर लिख के दीजिए। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब ये मेरा पूरक स्ट्रैंड है, ये जो मैंने अभी बनाया यहाँ पर ये मेरा पूरक स्ट्रैंड है ना, ये मेरा पूरक स्ट्रैंड है जो मैंने 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि हमको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, तो हमको फिर इधर से चलना होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जी सी ए टी, 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 जी सी ए टी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से 2 प्राइम पूछा है तो 7 बार जी सी ए टी, जी सी ए टी, जी सी ए टी, 3 हो गया, जी सी ए टी, जी सी ए टी, कितना हुआ 1 2 3 4 5, जी सी ए टी, जी सी ए टी 3 प्राइम, ये मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन को यहाँ बस इजी क्वेश्चन था, बस खाली समझने भर का देर था, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्यूशन यहाँ पर बना दिया गया है। देखो हम लोग किस तरह से आंसर बनाया गया है। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये क्वेश्चन था, कंप्लीमेंट्री स्टैंड को मैंने सजा लिया, लेकिन पूछ रहा है कि कंप्लीमेंट्री स्टैंड को हमको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में दिखाइए। तो मेरा 5 प्राइम इधर था तो यहाँ से लेकर के हम आंसर इधर लिख दिए। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड का डायग्राम पूछ रहा है, डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लेबल द फॉलोइंग, लेबल द फॉलोइंग, डाइन्यूक्लियोटाइड का योजनात्मक चित्रण बनाएं और तुमको क्या क्या लेबल करना सो देखो। पहला तुमको दिखाना है द कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के घटक, 5 प्राइम एंड 5 प्राइम सिरा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक बंध और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर बंध। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर समझो।
जब भी हम लोग अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को दो टर्म तुमको पढ़ाया गया होगा, तुमको पढ़ाया गया होगा न्यूक्लियोसाइड और तुमको पढ़ाया गया होगा न्यूक्लियोटाइड, है ना। दो चीज पढ़ाया गया है। एक न्यूक्लियोटाइड में चाहे व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और तुम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, ठीक है। ये डीएनए की हम लोग उदाहरण यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन हो गया? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और शुगर कैसा है? शुगर हम लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलाकर के हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन में तुमसे पूछा है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स? 3, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। फिर पूछा है 5 प्राइम टू 5 प्राइम एंड लेबलिंग कीजिए, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाइए और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज दिखाइए। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हुआ? जब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर जुड़ेगा तो वो किसके मदद से जुड़ता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से नाइट्रोजिनस बेस और शुगर आपस में बंधते हैं। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या हुआ? 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो किसके मदद से जुड़ते हैं? वो फॉस्फोडाइस्टर बंध के मदद से जुड़ते हैं। आपस में 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और यही 2 न्यूक्लियोटाइड के लिए यूज किया जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मतलब क्या होता है? 2, है ना, 2, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है। चलो समझा देते हैं तुम लोगों को डायग्राम। यहाँ पर देख लो, ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ अ डाइन्यूक्लियोटाइड। ये तुम्हारा हो गया शुगर, ये नाइट्रोजिनस बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप। ये हो गया तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये तुम्हारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों को जोड़ना है। तो इस पिक्चर के दाहिने तरफ देखो, यहाँ पर मैंने क्या कहा? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बंध बनेगा वो रहेगा तुमको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड है वो है तुमको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 5 प्राइम दिखाने बोल रहा था, दिखा दिए। और न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट? न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये डायग्राम 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर को नाइट्रोजिनस बेस से जोड़ने के लिए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 5 प्राइम दिखाने दे बोला गया, वो दिखा दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर एक डाइन्यूक्लियोटाइड का तुमको चित्र समझा दिया गया है जिसमें कि क्या क्या लेबलिंग पूछ रहा था। इसी तरह तुमको वहाँ पर एग्जामिनेशन में यह डायग्राम बनाना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन 41 सेक्शन सी का, क्वेश्चन पेपर का नहीं, क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन अल्गल ब्लूम, हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। अल्गल ब्लूम किसको कहा जाता है? अल्गल ब्लूम कहा जाता है कि जब किसी वाटर बॉडीज में, चाहे वो पॉन्ड हो या लेक हो, पॉन्ड मतलब तालाब, लेक मतलब झील, किसी भी तालाब या झील में जब कोई अलगी पूरी तरीक़ा से ग्रो कर जाए और पूरा तालाब का ऊपर का सतह पूरा उसी अलगी से भर जाए तो इसको कहा जाता है अल्गल ब्लूम, है ना। ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है इसके कारण हम हो सकते हैं, ह्यूमन बींग हो सकते हैं, कि कुछ भी फैक्ट्री से अगर वैसा कुछ न्यूट्रिएंट्स या पदार्थ निकल रहा है वेस्ट के रूप में जो कि अलगी के ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, तो अलगी क्या करेगा? अलगी पूरी तरीक़ा से तालाब के ऊपर में भर जाएगा। तो इससे हानि क्या क्या है? हानि बहुत सारे इकोसिस्टम को ये डैमेज करता है, क्योंकि होगा क्या कि सूर्य का प्रकाश तब तालाब या झील के नीचे वाले सतह में नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ जो छोटे पौधे हैं उनको प्रकाश संश्लेषण करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर देखो कैसे तैयार किया गया है, अल्गल ब्लूम।
It is a rapid increase in the population of algae in the water body such as lake or ocean. It can be caused by natural processes or human pollution, है ना। बहुत ही किसी भी वाटर बॉडी में अलगी का पूरी तरीका से ग्रो करके भर जाना, यही प्रक्रिया अलगल ब्लूम कहलाती है। ये क्यों होता है? यह तो प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण या ह्यूमन पॉल्यूशन के चलते। ठीक। अलगल ब्लूम हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम सच एज, अलगल ब्लूम का जो नेगेटिव इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे है वो क्या क्या है? सम अलगल ब्लूम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कैन बी डेंजरस टू ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज़्यादा अलगी अगर फैल गया तो हो सकता है उनमें से कुछ जहरीले पदार्थ निकले जो कि टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं ह्यूमन बींग के लिए भी और साथ ही साथ तालाब में या वाटर बॉडी में रहने वाले दूसरे जीवों के लिए। इट कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लेशन, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। एंड इट कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इससे जलीय जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का, फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। 41 42 एक क्वेश्चन है, छूट गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखो, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन, है ना। ये एक आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक। ठीक है। इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक दैट identifies individuals, ठीक है, individuals by analyzing their DNA, by analyzing their DNA। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम तुम लोगों ने सुना होगा कि डीएनए के मदद से एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम लोगों की पहचान उनके डीएनए के जांच करने के बाद कर पाते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े हो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्रिमिनल्स को पहचाना गया, चाहे अगर बोल सकते हैं कि किसी बच्चे का रियल पेरेंट्स कौन है तो इसमें डीएनए टेस्ट किया जाता है, या कभी कभी गुमशुदा बच्चों को खोज करके उनको सही माता पिता को सौंपा जाता है। क्यों? माता पिता का डीएनए और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया। तो ये एक टेक्निक है। ठीक है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक दैट आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स बाय एनालाइजिंग देयर डीएनए। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो इसका एप्लीकेशन है क्रिमिनल को पहचानने में, इसका उपयोग है असली माता पिता को पहचानने में, रियल पेरेंट्स, अगर उस तरह का कोई वहाँ स्थिति क्रिएट हो रहा है। कभी कभी मिसिंग चिल्ड्रन जो हैं वो मिल जाते हैं तो 2-3 लोग क्लेम करते हैं कि ये मेरे घर का बच्चा है, तो उस समय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके बच्चे को सही माँ बाप को सौंपा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी और सेक्शन सी आज पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं। आप 25 MCQ इसके पहले वाले क्लास में करा दिया गया था। आज के सेक्शन में सेक्शन बी और सेक्शन सी बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, अपने आंसर्स को याद कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए ये भी ज़रूरी है बेटा कि तुमको क्वेश्चन आंसर लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। डायग्राम जहाँ पर ज़रूरी है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।